और देता हूँ जो है suppose a body is projected horizontally with velocity u from a point O at a certain height h above the ground level. The body is under the influence of two simultaneous independent motions. तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ने हमको ये सजेस्ट किया कि अगर मैंने किसी बॉडी को, आप ये देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो मैंने इसको बोला ग्राउंड। ये तो लेवल जो है ये तो हो गया अपना ग्राउंड, और इस वाले पॉइंट को बोला वाई और इस वाले पॉइंट को बोल दिया ओ, और यहां से लेकर और यहां तक की जो हाइट है वो हो गई स्मॉल एच, और यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। अच्छा, जब मैं उसको हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा तो वहां पर जो इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा, इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, और अब मैं कहूंगा कि मैं किसी एक पॉइंट पर, मैं इसके पाथ पर कोई एक पॉइंट लूंगा मैं, और मैं उस पॉइंट पर इसका मोशन स्टडी करना चाहता हूँ। तो जरा देखिएगा, हमने कहा कि इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। मैंने ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, ये जो हमारा मेन असम्पशन होता है इसमें हम ये लेकर चलते हैं कि एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल मोशन होगा। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल में मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानकर चलूंगा, मतलब मैं कहूंगा कि उसमें एक्सेलरेशन 0 है। और जो वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन में मैं ये मानकर चलूंगा कि वहां पर एक्सेलरेशन होता है g के इक्वल, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो g के इक्वल होता है। और इन दोनों मोशंस का आपस में किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि मैं इस पॉइंट पर स्टडी कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जब मैं स्टडी करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जब मैंने यहाँ पर स्टडी करा तो पहले तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल क्या है, वो बॉडी जो मैंने फेंकी है, मैं प्रोजेक्टाइल की पोजीशन देखूंगा। तो पोजीशन जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो पोजीशन होती है, डिस्टेंस होता है, उसको मैं x बोल देता हूँ। तो ये तो हो गया x, मैंने कहा यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस, ये तो हो गया x। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से इस हाइट से फेंका है, तो इस ऊंचाई से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हो गई y। ये सबको समझ में आ गया, x, y, x और y। बताइए x और y सभी को क्लियर है ना? यांशु क्लियर है इतना? यस सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बताता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये बोला कि जैसे ओरिजिन लेकर चलते हैं ना, ओरिजिन को फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो हम इस वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं ओरिजिन, ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि मैं अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली मैंने उसको थ्रो करा, तो वो ऐसे सीधे ना जाकर वो ऐसे नीचे जाएगा, मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके लिए मैंने क्या करा कि जिस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्टाइल मतलब कोई बॉल है, कोई बॉडी है, उसको मैंने ऐसे फेंका, तो उस पॉइंट को तो मैंने मान लिया अपना द पॉइंट वेयर द मोशन ओरिजिनेटेड, उसको मैंने बोल दिया O, ये वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया Y, और ये जो लेवल है इसको मैंने बोल दिया ग्राउंड लेवल। मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ मैंने थ्रो कर दिया, कि मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका है वो है u, तो u इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब इस डायरेक्शन में। तो मैं जानता हूँ कि मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसा पाथ फॉलो करेगा, इस तरीके से कर्व पाथ। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये कर्व पाथ फॉलो करेगा। तो अब क्या है कि मैंने कहा कि चलिए, जब ये पूरी ट्रैजेक्टरी है तो मैं किसी एक पॉइंट पर इसका मोशन स्टडी करता हूँ,
तो मैंने उस पॉइंट को मान लिया, मैंने कहा चलिए इस पॉइंट पर देखते हैं क्या इसका एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी है, वो चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर मैंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करा था ना, तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, x, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x हो गया। मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया y, पहले ये बता दीजिए। ये दोनों डिस्टेंसेस क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस है उसके हिसाब से मैं इसमें अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दे दूंगा। तो मैंने बोला कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, उसको मैंने बोल दिया vx, और मेरा जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, उसको मैंने बोल दिया vy, vx और vy। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे p x, y। मेरी बात सब बच्चों को इतनी समझ में आ गई कि मैं अब इसको ओरिजिन ले रहा हूं जहां से मैंने बॉल को फेंका है। समझ में आ गया ये चीज सभी को? तो इस वजह से ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये x, y हो गया यहाँ पर। ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इधर हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी vy इधर हो गया, तो जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। ये इनका रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का, ये रिजल्टेंट हो गया। और रिजल्टेंट x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है बेटा, उस एंगल को हमने बोल दिया बीटा v। v इज फॉर वेलोसिटी एंड बीटा इज फॉर एंगल। बीटा v। ये डायग्राम सभी को क्लियर है? ये डायग्राम सभी को क्लियर है? समझ में आ गया इतना? सर ये यस सर। एंगल बीटा वी है या जो नई टेंजेंशियल वो बनी है? एंगल बीटा v है। जो टेंजेंशियल था ना, वो तो हमारी वेलोसिटी हो गई, नॉर्मल वेलोसिटी v होगी। देखिए ओके सर। एक मिनट, सॉरी सही कह रहे हो आप, एंगल तो बीटा है, एंगल तो बीटा है, और ये जो वेलोसिटी है ये v है। ठीक है, एंगल तो बीटा है और वेलोसिटी v है। भाई vx का और vy का रिजल्टेंट हो गया v, और ये जो रिजल्टेंट v है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने बीटा बोल दिया। समझ गए? क्लियर है ना सभी को? चले आगे। यस सर। अब देखिएगा कि मैं ये बोलता हूं कि मेरा ये वाला पॉइंट ए है, मेरा ये वाला पॉइंट ए है, और यहां से लेकर मतलब जो हॉरिजॉन्टल पूरा डिस्टेंस है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r। कि कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको मैंने बोल दिया r। तो r जो है, r यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए नहीं होता, r इज फॉर रेंज। r यहाँ पर रेंज के लिए होता है। रेंज का मतलब ये है कि मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, मैक्सिमम वो कितना दूर जाता है, तो r इज फॉर रेंज। तब देखो, देखिएगा डायग्राम तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा, अब मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में हमने ये स्टडी करा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम दो इंडिपेंडेंट मोशंस को लेकर चलते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं बोलता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g। ठीक है। तो नेक्स्ट जो मुझे इसमें देखना है, समझना है, वो ये है कि there will be two independent motions, there will be two independent motions। फर्स्ट है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, तो मैं बोलूंगा कि उसमें हमारा जो कंपोनेंट होगा पहला तो होगा यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। सेकंड है वर्टिकली डाउनवर्ड
vertically downward accelerated motion, vertically downward accelerated motion with acceleration equal to g, acceleration g के इक्वल होता है इसमें, vertically downward accelerated motion। अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे यहाँ पर कि suppose after time t, the body reaches the point p x, y। तो हम ना एक पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं मोशन को, तो मैंने ये कहा कि हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आने में मान लिया कि टाइम टी लग गया, ठीक है, टाइम टी लग गया, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये वाला x, इसमें किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि x कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज यहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू ut। देयरफॉर यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम आ जाएगा x अपॉन u, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बता दीजिए सभी को क्लियर है ये चीज, सभी को ये चीज क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, इसके बाद अब है जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितना, y, ठीक है, तो हम ये कहेंगे वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन जो है वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो वर्टिकल मोशन के लिए अगर मैं बात करूं, और वर्टिकल मोशन जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं, तो वर्टिकल मोशन में हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी है, मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी थी, याद रखना मैं इंडिपेंडेंट मोशन की बात कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारी जो जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u थी, तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो गई, वर्टिकल मोशन तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरे लिए हो गई 0। ठीक है, याद रखना कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन में मैंने पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है जिससे मैंने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करा था वो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u, तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो फॉर वर्टिकल मोशन हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है वो कितना करा है, y। आप देखिए वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है यहाँ तक पहुंचने में y। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है g के इक्वल, और टाइम जो है, टाइम तो टोटली टाइम का किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्टिकल के लिए कुछ और हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ और, सीधी सी बात है कि बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो टाइम तो उसको सेम ही लगेगा, तो टाइम कितना हो गया, x अपॉन u, v इज इक्वल टू x अपॉन u। बता दीजिए ये चारों जो पैरामीटर मैंने लिखे हैं ये समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा सर u 0 क्यों होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देख लीजिए सर वर्टिकल। u 0 क्यों होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, हमने ये कहा कि जब भी ना प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है ना हमारा, तो उसमें हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि वर्टिकल मोशन और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो हमने जो बॉडी को थ्रो करा था, हमने एक बॉल ली और हमने बॉल को जो थ्रो करा था तो उसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने दे दिया उसको u। ठीक है, तो इसका मतलब वर्टिकली तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उसको नीचे की तरफ तो थ्रो करा ही नहीं, तो मैंने उसको वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी कुछ भी, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ। बताइए समझ गए। यस सर। तो ये जो है ना ये एक assumption है कि हम ये कहते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्टेंस यहाँ ओरिजिनल पॉइंट से ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, y। मैंने बोला वर्टिकल मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है,
तो एक्सेलरेशन हम क्या लेकर चलेंगे, a is equal to acceleration due to gravity। देखिए अब सब बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ के पैरामीटर्स, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम तो सेम ही लगेगा, तो टाइम x अपॉन यू हम कैलकुलेट कर चुके थे हॉरिजॉन्टल मोशन से, तो वही सेम टाइम यहाँ पर लगेगा। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। ये हो गया। अब इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए बेटा, तो s हो जाएगा y और u कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ a की वैल्यू क्या हो गई g और t कितना है x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो y is equal to 1 upon 2 g x square upon u square, 1 upon 2 g x square upon u square। इसको मैं बोलूंगा y is equal to g upon 2u square मल्टीप्लाइड बाई x square। ये हो गया। और हम यहाँ पर ये कहेंगे इट implies that y is equal to kx square, y is equal to kx square where k is equal to g upon 2u square। बताइए समझ में आ गया इतना? ये सबको समझ में आ गया? तो यहाँ हमने कांस्टेंट क्यों लिया? अभी बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब मैं वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को मैं इंडिपेंडेंट लेकर चल रहा हूँ, तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं बेटा ये लेकर चलता हूँ कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूँ तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल u, वो तो मेरे पास है, वो मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे मतलब गिवन है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मैं बात करता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो मेरे पास बस एक ही चीज थी, क्या मेरे पास बस इनिशियल वेलोसिटी थी, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि अब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो वर्टिकल मोशन में मेरे पास जो चीजें पहले से थी जो गिवन थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये था। उसके अलावा ना तो s की वैल्यू थी ना टाइम की वैल्यू थी, लेकिन टाइम की वैल्यू मैंने x अपॉन u करके फाइंड आउट कर दी। तो बेसिकली मेरे पास अननोन्स क्या क्या थे, अननोन्स मेरे पास थे एक तो x और एक ही y। तो इस वजह से मैंने x और y के बीच में रिलेशन निकाला, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाला है। तो जो जो चीजें मेरे पास थी उनको मैंने एक कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर लिया कि ये चीज मेरे को गिवन है, ये चेंज नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। बताइए जी, समझ गए? हर्ष क्लियर है इतना? यस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी में हमारा जो डायग्राम है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इट विल रिमेन द सेम। जो अगला टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि ये हवा में हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी चीज हवा में है हम ये बोलेंगे इट इज गोइंग थ्रू अ फ्लाइट, ये फ्लाइट है क्योंकि ये हवा में है। तो हम ये बोलेंगे कि अब उस फ्लाइट का टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम लग रहा है बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में। तो हम ये कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल, इट इज द total time for which it is the total time for which the projectile remains
for which the projectile remains in its flight, remains in its flight, और ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे O to A. It is the total time for which the projectile remain in its flight. Projectile जो total time लेगा ना अपनी flight में रहने के लिए, हवा में रहने के लिए, तो यहाँ से O से लेकर और A तक, तो ये total time कहलाता है. तो जब मैं इस total time को निकालूंगा, तो हम ये कहेंगे कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ जी, दोबारा देखिएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करा, तो वो इस तरीके से ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है, ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है. तो बॉडी यहाँ से O से लेकर A तक आने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है. अब मैंने एक चीज देखी कि जब मैं टाइम निकालता हूँ ना, तो टाइम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे मैं वर्टिकल मोशन लूँ, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल मोशन लूँ, चाहे मैं वर्टिकल मोशन लूँ, टाइम तो उसको सेम ही लगना है ना. क्योंकि कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी को मैंने ऐसे फेंका और वो ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रही है, तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करा, वो भी उतना ही टाइम, सेम टाइम लगेगा उसमें भी. और जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करा, उसमें भी उसको सेम टाइम लगेगा. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा, जब मैं टोटल पूरी फ्लाइट की बात करता हूँ, तो पूरी फ्लाइट की बात करने में अब मेरे पास यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ, ये मिटा रहा हूँ बेटा इधर से, और मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ. तो ध्यान दीजिएगा आप लोग. और वर्टिकल और वर्टिकल मोशन, मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ. तो वर्टिकल मोशन में हम ये कहेंगे कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, वर्टिकली डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है टोटल, वो है h. तो हम यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल टू h. ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी. उसके बाद जब वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन में मैं इनिशियल वेलोसिटी को लेकर चलता हूँ 0. ठीक है. तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हो गई बेटा 0. उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलेंगे, ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोल देंगे कैपिटल टी. ठीक है. और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये है, उसकी वैल्यू g है. बताइए जी, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब हमारी सेकंड इक्वेशन, by second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. s कितना है h, u कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2. a कितना है बेटा g, और t को मैंने बोला कैपिटल T. दिखाई देगा सभी बच्चों को? ठीक है. h इज इक्वल टू हो गया हाफ g t स्क्वायर. मुझे निकालना क्या है, कैपिटल T. तो बेटा कैपिटल T स्क्वायर हो गया 2h अपॉन g. तो कैपिटल T हो गया 2h अपॉन g का अंडर रूट. तो दिस इज हाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ टोटल फ्लाइट इज कैलकुलेटेड. बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? 2h अपॉन g का होल अंडर रूट. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. सर हाँ बेटा बताओ. सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. एक मिनट रुको जरा, एक मिनट. अब ले लो. हो गया? ओके सर. यस सर. ठीक है. तो अब जो मैंने यहाँ पर ये y is equal to kx square निकाला, तो ये तो हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2.
t is equal to what करूँ 2h upon g, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, ये k कैसे मतलब g/2u² को ये मैंने करके बताया k था आया? कि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी मुझे पता होगी, 2 इज अ कांस्टेंट, ये भी वैल्यू मुझे पता है, और जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो भी गिवन होती है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी वैल्यूज है ये मुझे मालूम है, तो इसलिए इन वैल्यूज को मैंने कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं g/2u², ये चेंज नहीं होने वाले, these values will remain fixed, ये कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, सर चलिए ठीक सर हाँ बताओ। नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरे को निकालना है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने वर्टिकल डिस्टेंस y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला है। ठीक है, अच्छा इस रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया, और कभी भी आपसे ये पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टली अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जैसे मान लो इस तरह का कोई भी रिलेशन होता है ना, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है, तो अगर एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है, जैसे यहाँ x एक वेरिएबल है, इसका स्क्वायर है और y की पावर 1 है, तो ये जो इक्वेशन बनती है, दिस इक्वेशन इज ऑफ अ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसको जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो मैथ्स वाले बच्चे इस चीज को पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये। और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी अगर इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला, आप जानते हैं ना, ये अपने करा था 10th क्लास में, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको मैं बोलता था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और एक y है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूंगा, इस इक्वेशन को जब ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है, जैसे ये दे रखा है y इज इक्वल टू kx² या x इज इक्वल टू ky², तो ये वाली जो इक्वेशन होती है, इन इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोला। तो ट्रेजेक्टरी जो होती है ना, ट्रेजेक्टरी का मतलब जो पाथ होता है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ। सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अभी डिटेल में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो पैराबोला क्या क्या उनके डिजाइन होते हैं, पैराबोला का स्ट्रक्चर, 4 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक ये स्ट्रक्चर होता है, एक ये स्ट्रक्चर होता है, एक ये स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है। तो पैराबोला के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो वो तो मैथ्स वाले बच्चे बाद में कर लेंगे यार, है ना, आपके सिलेबस में है प्रॉपर्ली, कॉनिक सेक्शंस में आप पैराबोला स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए सभी बच्चों को बता रहा हूँ, चाहे मैथ्स वाले हो चाहे बायो वाले हो, आप ये याद रख कर चलिए कि अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है और एक का स्क्वायर होगा और दूसरे की पावर 1 है, तो मैं ये बोलता हूँ कि वो जो पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ विल बी अ पैराबोला। पैराबोला, एक कर्व्ड पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। समझ गए सभी बच्चे? सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगला जो मैं निकालने वाला हूँ, जैसे ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ टोटल फ्लाइट, फिर मैं निकालूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितना, कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये r की वैल्यू कितनी है, मतलब हॉरिजॉन्टली इस प्रोजेक्टाइल ने कितना ट्रैवल किया, मैं ये निकालने वाला हूँ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मिटा दूंगा यहाँ से। सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के लिए अलग अलग होता है क्या? नहीं, दोनों के लिए सेम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशंस के लिए सेम होता है। ठीक है सर।
है ना। तभी तो आप देखिए कि जो मैंने इसका रिलेशन यूज करा था तो उसमें t इक्वल टू एक्स अपॉन यू निकाला था मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन से, और फिर उसको मैंने वर्टिकल मोशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यानी कि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकालूं और उसको वर्टिकल में सब्स्टिट्यूट कर दूं, या वर्टिकल मोशन से टाइम निकालूं और उसको हॉरिजॉन्टल में सब्स्टिट्यूट कर दूं, टाइम विल रिमेन द सेम। समझ गए? यस सर। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, it is the horizontal distance covered by the projectile during its time of flight. Thus, it is the horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight. तो इसका मतलब पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा वो हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में बेटा किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो सीधा सीधा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम बोलेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन स्पीड कितना है u, हॉरिजॉन्टल मोशन में मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जिस वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो करा है वो उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, उसमें कोई घटना या बढ़ना नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होना। तो स्पीड कितनी हो गई u, और बेटा जो टाइम है, टाइम कितना हो गया कैपिटल टी, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कि भाई यहां से लेकर और यहां तक। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल रेंज उसको मैंने माना है कैपिटल आर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम कैपिटल टी है वो कितना है अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब जब ये अंडर रूट 2h अपॉन जी है u इनटू 2h अपॉन जी हो गया, बस खत्म। r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। हॉरिजॉन्टल रेंज सभी को क्लियर है? विनायक बताओ। यस सर क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हम किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो उसकी बात करेंगे। जब किसी भी इंस्टेंट पर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसी इंस्टेंट की बात करता हूँ तो मैं किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इंस्टेंट पर जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसमें हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग होगी। रीजन क्या है कि उसमें होगा क्या कि उसमें हर इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग और वर्टिकल वेलोसिटी ये दोनों अलग है। ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो vx है वो तो चलो मैं समझ गया, वो तो u ही होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये निकाल रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल velocity of projectile at any instant velocity of projectile at any instant। तो देखिएगा इसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पॉइंट पर
प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम ये बोल रहे हैं, यहां पर हमने कहा कि लेट एट एनी इंस्टेंट तो कोई भी इंस्टेंट है किसी भी मोमेंट पर, हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बॉडी की लोकेशन क्या है। तो हम ये कहेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट व्हेन द प्रोजेक्टाइल is at point P xy, the velocity of projectile is v। हमने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पर जब बॉडी हमारी पॉइंट P पर है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, the velocity of projectile is v। तो जो भी हमारा मोशन होता है उस मोशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है हमेशा हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने ये बोला कि जब प्रोजेक्टाइल ये जा रहा है इस तरीके से तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v। तो हम लिखेंगे कि दिस वेलोसिटी will have this velocity will have two components। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या? एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वाला, ये है vx। और मैं ये बोल चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है, वहां किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इज इक्वल टू u, सबको समझ में आता है? ऐश्वर्या, प्रियांशु, समझ बताइए। यस सर। ठीक है, ये समझ में आता है प्रियांशु? सर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ही है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने ये कहा कि जब भी कोई वेलोसिटी है, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। तो मैंने कहा कि सिर्फ अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टली हम ये मानकर चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो vx है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ये कहते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो लीनियर फंक्शन होता है, मतलब कि उसमें जरा सा भी यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें जरा सा भी एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने इनिशियली उसको थ्रो करा था u से, मैं इस इंस्टेंट पर लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, कहीं पर भी लूं, मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स रहेगी एंड इट विल बी दिस u, इनिशियल वेलोसिटी। ये तो समझ गए ना? यस सर। अब इसके बाद जब मैं बात करता हूँ वर्टिकल वेलोसिटी की, वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या होगा? वर्टिकल मोशन में मैंने ये बताया, जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल पे एक्सेलरेशन होता है g के बराबर, है ना? तो वर्टिकल कंपोनेंट में मैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी को लेकर चलता हूं जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है g। ठीक है, और जो हमारा s है यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल, ये y हो गया। और अब मेरे पास आता है t, तो t क्वेश्चन मार्क, मुझे मालूम नहीं कि t कितना है, तो आप क्या करिए, हमने पहले ही बोल दिया लेट एट एनी इंस्टेंट द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज v। वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की v है और हमने ये बोला कि उसको इस पॉइंट तक आने में टाइम लगता है t। ठीक है, तो t को t ही रहने दो, उसको इस पॉइंट तक आने में टाइम लगता है t, तो t को स्मॉल t ही रहने दीजिए आप। तो ये करने पर अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन जब लगाऊंगा तो बेटा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखिएगा स्मॉल टी को स्मॉल टी क्यों ले रहा हूँ, ये बिल्कुल शुरुआत में हमने पढ़ा था कि मैं जब पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ तो मैंने टाइम को टी ही ले लिया। हाँ, और अगर मैं पूरे मोशन की बात करता हूँ तो मैं टाइम टी को कैपिटल टी मान लेता हूँ, स्मॉल टी को कैपिटल टी बोल देता हूँ। वो कैपिटल टी कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब एस कितना है भाई, यू कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2, जी तो है ही एक्सेलरेशन की जगह जी, और ये टी स्क्वायर। तो यहां से मैं ये देखूंगा कि अच्छा सॉरी, ये एस जो मैंने निकाला है इसको हटाओ, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, मेरे को तो वी वाई निकालना था। ठीक है, तो ये एस हटा दो, बस आप ये देखिएगा मैं वी वाई निकाल रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी बेटा इसमें, मैं वी वाई निकालना चाहता हूँ, समझ गया मेरी बात। जो सेकंड इक्वेशन है वो तो डिस्टेंस निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए। ठीक, मैं तो वी वाई निकालना चाहता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये मैं निकाल रहा हूँ, इधर देखिएगा। तो वो vx प्लस jt हो जाएगी। बिल्कुल, ना ना ना, यू तो 0 है ना। अच्छा ठीक। हाँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, और v क्या है मेरे पास, यहाँ वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट की, तो ये v है सिर्फ v पाई। ठीक है, और u है 0 प्लस a है g के इक्वल, और टाइम है t, तो vy हो गया gt के इक्वल, vy हो गया gt के इक्वल। अब अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी एट, तो हम एंगल को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी कर रहा हूं ना, रुको तो सही 2 मिनट। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मैंने लिया कौन सा, पॉइंट पी पर है जब बॉडी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। v इज इक्वल टू vx की वैल्यू कितनी है u, तो u का स्क्वायर, vy की वैल्यू कितनी है gt, तो gt का होल स्क्वायर। तो ये हमारा v कितना आ गया, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। बताइए, ये तो समझ में आ गया होगा। हम ये बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, ये अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, आर्यन ढींगरा, आर्यन त्यागी, दोनों बताइए क्लियर है। सर ये v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर क्यों हुआ? ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ना किसी भी वेक्टर की बात करता हूँ, मान लो ये मैं इतने से छोटे से पोर्शन को अलग निकाल लूँ। ठीक है, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये अलग, ये हो गया बेटा vx, ये हो गया vy। ठीक है, यहाँ से vx से vy के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, vy से vx के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहाँ जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। जब ये वाला vx है, ठीक, तो इसके सामने वाला भी vx होगा, और जब ये वाला vy है तो इसके सामने वाला भी बेटा vy ही होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली मूव करता हूँ तो वेक्टर चेंज नहीं होता। तो आप देख लीजिए कि ये मैंने इसमें बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है कि v क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो v कितना हो गया, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। समझ गए, यस सर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। तो जब भी मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देता हूँ और दोनों को अंडर रूट निकाल देता हूँ। फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका ये है कि हम उसमें
बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो v की वैल्यू इतनी होगी। अब इसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ। तो बेटा डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन का मतलब मैं इसका एंगल बीटा निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। विनायक क्लियर है मेरी बात? एकांश यस सर क्लियर है। ठीक है जी। तो अब मैं कहूंगा कि अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगा tan बीटा। डायरेक्शन में मैं दोनों चीज लेना चाहता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट भी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी, दोनों ही लेना चाहता हूँ। तो क्या होगा, हम ये कहेंगे डायरेक्शन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा vy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx और ये वाला एंगल है बीटा। तो अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, यानी कि मुझे बीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें आता है, tan में आता है। तो इसलिए मैं tan बीटा निकालूंगा यहाँ पर। डायरेक्शन के लिए हो गया tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। ठीक है, मतलब tan बीटा इज इक्वल टू vy कितना था gt और vx कितना था u। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। बताइए सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपने tan को इधर शिफ्ट कर दिया, ये इनवर्स हो गया। ठीक है, ये वही चीज है, मैं एक बार बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलता हूँ कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan को इधर ले गए तो वो tan की पावर -1 बन गया, tan इनवर्स बन गया। बताइए समझ गए अनुष्ठा, प्रियांशु? यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद है फिर अगला जो टॉपिक है, मैंने आपको आई थिंक पेज नंबर 46 तक भेजा था। जो अगला टॉपिक है वो पेज नंबर 43 पर है, ये देखिएगा आप, ये वाला प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मैंने जो उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करा था तो कोई एंगल नहीं था। अब जो अगला टॉपिक है उसमें हमें इसको एंगल पर भेजना है, मतलब u वेलोसिटी से मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ विद एन एंगल व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बस इतना कर दीजिए, आज जो पढ़ाया वो क्लियर है ना सभी को? सर हाँ बेटा बताओ। सर मुझे थोड़ा सा ऊपर से समझा दो। कौन सा वाला? सर ऊपर वाला पार्ट, सर वो बीच वाली रो में ऊपर वाला पार्ट। ये वाला? यस सर। ये वाला क्या है कि जैसे वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली जब कोई बॉडी, जब मैं उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ तो वर्टिकल मोशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये असम्पशन होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी 0, एक्सेलरेशन जब वर्टिकल डायरेक्शन होती है, वर्टिकल मोशन होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन हम लेते हैं g के इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। और जो vy है, vy हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्टिकल, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, मतलब ये vy क्या है, तो vy में निकालना चाहता हूँ। और टाइम उसको यहाँ से और यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा t, तो टाइम हो गया स्मॉल t। तो मेरे पास u है, a है, v है और t है। मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर वर्टिकल के केस में vy, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन है g के इक्वल और टाइम है t के इक्वल। ये सारी वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने वहां पर। तो vy कितना आ गया, gt आ गया ना vy। आ गया सर समझ। ठीक है, समझ गए? यस सर समझ। ठीक है जी, चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। हर्ष, अनुष्ठा, ऐश्वर्या, आर्यन, डींगा, एकांश। तो वो स्कूल में उन्होंने डायरेक्ट वो एंगुलर वाली चीज करवा दी थी, इसलिए लग रहा है। अच्छा स्कूल में? हाँ नहीं, सिलेबस में तो सब कुछ है ना। वो हो सकता है उन्होंने पता नहीं किस वजह से स्किप कर दिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो न्यूमेरिकल भी आते हैं।
नहीं सीधा एंगुलर वाली चीज करवा दी उन्होंने। जो मैं अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ये वाला ना। हाँ ये करवाया है नहीं जो आज करवाया। ये तो गलत है। आप एनसीईआरटी भी उठाकर देखोगे तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन, दो है। चलिए, हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल दे ही ना, पेपर में दे ही ना, एक बार पूछ लेना कि सर बुक में तो हॉरिजॉन्टल भी है, हमें वो करना है या नहीं करना, एक बार पूछ लेना। अगर नहीं करना तो ठीक है, आप छोड़ देना उसको। ठीक है। सर जो आपने हमें एंगुलर वाला दिया है, अब हाँ। ये वर्टिकल के साथ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ अलग अलग एंगल्स बनाएगा क्या? वो वर्टिकल के साथ में अलग एंगल बनाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ में अलग एंगल बनाएगा। देखिए ऐसा होता है कि जैसे, और हम रिलेशन एक सिंगल एंगल के लिए लेकर चलेंगे। ये ऐसा होता है, मैं इसको ना इधर बनाकर दिखा रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, मैं बताऊंगा, अभी रुक तो जाओ। नहीं एंगल अगर दोनों अलग भी लेंगे तो फॉर्मूला हाँ, तो सेम। फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मैंने किसी बॉडी को ऐसे फेंका, मतलब मैं इंस्टेंटली उसका, मैंने किसी को फेंका तो वो इस तरीके से जाएगी। मैं किसी भी बॉल को अगर थ्रो कर रहा हूँ ना, तो बॉल ऐसे करके जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए। तो जिस इंस्टेंट पर मैंने फेंका, मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो आप खुद ही समझदार हैं, ये वाला एंगल कितना बनेगा बता दो। 90 माइनस थीटा, समझ गए? यस सर। ठीक है ना। तो हम एक ही एंगल लेकर चलेंगे, यहाँ थीटा होगा। अगर वर्टिकल वाला लेकर चलना है तो 90 माइनस थीटा लेकर चलेंगे, और हॉरिजॉन्टल वाला तो वो थीटा। और हम इस थीटा की हेल्प से सारे के सारे आगे के डेरिवेशंस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूँ ये, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, थैंक ठीक यू है। सर।